तो आज हम बात करेंगे अग्र तंत्र का चैप्टर नंबर 15 जो हमारा टर्म 1 में ही पूछा गया है। पार्ट बी में अगर देखोगे उसमें हमें मिल जाएगा। तो अग्र तंत्र का चैप्टर नंबर 15 जिसमें हमें क्या चीजें पढ़नी है और इससे क्वेश्चन की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है पूछा जाए। तो हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। फॉरेंसिक मेडिसिन जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करेंगे, विधि वैदिक, या तुम कह सकते हो यहाँ पे जो फॉरेंसिक मेडिसिन है उसका इंट्रोडक्शन है। जैसे हमने अगत तंत्र का इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हम विधि वैदिकीय का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फॉरेंसिक मेडिसिन, या फिर हम मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे दो पॉइंट पढ़ने हैं। पहला 15.1 में पढ़ना है मेरिट फॉरेंसिक मेडिसिन और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, और दूसरा पढ़ना है हमें आईपीसी का इंट्रोडक्शन और इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में। तो फॉरेंसिक मेडिसिन क्या होते हैं, देखो, एक ऐसी नॉलेज, मेडिसिन की एक ऐसी नॉलेज जिसको कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे लॉ पे अप्लाई करते हैं, लॉ के पर्पज में अप्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ, तुम्हें किसी एक चीज का मालूम है, ठीक है, किसी मेडिसिन के बारे में तुम्हें पता है, उसके पोस्टमार्टम में क्या उसका वहाँ पे वो आया है, तो वो सारी चीजें देखते हैं। तो फॉरेंसिक मेडिसिन क्या है, बेसिकली branch of medical science medicine that deals with the application of knowledge of medicine for the purpose of law। तो मेडिसिन की जो नॉलेज है उसको कहाँ पे अप्लाई करना, लॉ में अप्लाई करना या लॉ के पर्पज से अप्लाई करना, वो कहलाता है हमारा मेडिकल फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है। दूसरा है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, ये सिनोनियम ही कह सकते हो तुम किसका, फॉरेंसिक मेडिसिन का। और इसमें किससे डील करते हैं, डील्स विद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फिजिशियन। तो फिजिशियन के लिए क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या उसको लीगल राइट्स दिए गए हैं, क्या क्या उसकी लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हम किस में पढ़ते हैं, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। जैसे फॉरेंसिक मेडिसिन के फंक्शन क्या होते हैं, तो फॉरेंसिक मेडिसिन के फंक्शन क्या होते हैं, तो जो तुम्हारी मेडिसिन की नॉलेज है उसको कहाँ अप्लाई कर रहे हो, लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो क्या करोगे तुम, अपनी मेडिसिन की जो नॉलेज है उससे क्या करोगे, टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम एंड प्रिवेंट द क्राइम। तो किसी क्राइम को इन्वेंट कर वो कर रहे हो, तो इन्वेस्टिगेट कौन करता है, फॉरेंसिक की टीम इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है, जिनको फॉरेंसिक मेडिसिन की क्या होती है, नॉलेज होती है, और प्रिवेंट कर सके इन फ्यूचर कोई क्राइम को, टू सेव द लाइफ ऑफ इनोसेंट, ये काम होता है। ठीक है। फॉर प्रिवेंशन पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट्स, एज एस्टिमेशन कहाँ पे पढ़ते हो, एज डिटर्मिनेशन तुम यहीं पे पढ़ते हो फॉरेंसिक मेडिसिन में। किस तरह से हम जो है, एक मान लो हमें विक्टिम की बॉडी मिली, तो किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं उसकी एज क्या थी। ठीक है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, वो सारी चीजें किसमें आती हैं, हमारी फॉरेंसिक मेडिसिन ही डील करती है। ठीक है। मतलब क्या है कि जो तुमने मेडिसिन की नॉलेज ली है उसको किस तरह से तुम लॉ के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो होता है हमारा फॉरेंसिक मेडिसिन। जैसे एक कोड था, कोड ऑफ हम्मुराबी बेबीलोन। ठीक है। ये 2000 से लेके 1000 बीसी तक था, सबसे ओल्डेस्ट था मेडिको लीगल कोड था जो किसने दिया था, किंग ऑफ बेबीलोन। तो पहले क्या था, जैसे अब हम पढ़ते हैं आईपीसी, पढ़ते हैं इंडियन पीनल कोड पढ़ते हैं, तो ये सबसे पहले टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, राजा महाराजा होते थे। तो 2000 से लेके 1000 बीसी के टाइम पे क्या था, एक कोड बना जिसमें हिमराबी बना था, जिसका नाम क्या था, कोड ऑफ हिमराबी। जो किसने बनाया था, किंग थे बेबीलोन के, उन्होंने बनाया था। ये एक एमसीक्यू का पॉइंट हो सकता है, तो इसको तुम चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी के। अब ये तो हमारा हो गया कि एक्चुअल में फॉरेंसिक मेडिसिन है क्या या मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या। लेकिन अब हम बात करते हैं इंडियन पीनल कोड के बारे में। तो जैसे देखो, इंडियन पीनल कोड क्या होता है। अब आईपीसी को हम किस नाम से जानते हैं, अब आईपीसी को हम नाम से जानते हैं जिसका नया नाम है, वो है बीएनएस। याद कर लेना, बहुत ज्यादा वाइवा में पूछा जाता है कि आईपीसी का नेम जो चेंज हो गया वो क्या हुआ है, बीएनएस हुआ है। क्या है, भारतीय भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, ये बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता। ये कब हुआ, 1 जुलाई 2024 से इसको बीएनएस के नाम से जाना लगा। अब देखो, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड में क्या है कि किसे करता है, ये डिफाइन करता है कि या फिर जो ऑफेंस है, मतलब किसी ने सपोज करो रेप किया, तो उस रेप को कौन से आर्टिकल में रखा गया उसको डिफाइन करता है, और उसके लिए क्या पनिशमेंट है उसको डिफाइन करता है। तो आईपीसी क्या है, मतलब जिसमें किसके बारे में डिफाइन किया गया हो कि कोई भी जो एक्ट है वो
और उसका क्या सजा होगी। जैसे तुमने सुना होगा ना, धारा 306 लग गई, तो धारा 306 लगी, उसका उस धारा वो धारा हो गई, और उस धारा में क्या पनिशमेंट लिखा हुआ है वो हो गया। तो मतलब जो भी तुम कह सकते हो कि जो भी तुमने ऑफेंस किया है उसको डिफाइन करती है कौन, आईपीसी। और क्या है उसका पनिशमेंट, जैसे मैं कह रहा हूँ एक आईपीसी 306 है, ठीक है, ये किसको डिफाइन करते हैं, रेप को। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग जो रेप है, ये एक ऑफेंस को डिफाइन करेगी आईपीसी के अकॉर्डिंग, आईपीसी 306 के अकॉर्डिंग रेप क्या है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और इसका पनिशमेंट क्या है, मान लो 6 साल की सजा है, 10 साल की सजा, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हो गया इसका पनिशमेंट। तो किससे डील करा, पहले तो बताया कि रेप एक्चुअल में है क्या और उसका पनिशमेंट क्या है, तो इसको कहा जाता है आईपीसी। तो आईपीसी में अगर देखो क्या है, इंडियन पीनल कोड्स डील विद सब्सटेंसिव क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया। इट डिफाइंस ऑफेंसेस, किसको डिफाइन करती है कि ऑफेंसेस क्या है, क्राइम क्या है, और उसके प्रिस्क्राइब करती है क्या, पनिशमेंट फॉर डिफरेंट क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो ये होती है हमारी आईपीसी। और आईपीसी को करेंटली क्या नाम दे दिया गया है, आईपीसी को अब हम जानने लगे हैं बीएनएस के नाम से जानने लगे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या होता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है, मतलब किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है, और क्या क्या वहां पे प्रोसेस रहेगा। तो उसको डील किस में करते हैं, हम उसको डील करते हैं सीआरपीसी में, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डील करते हैं। समझ में आया यहाँ तक, ये आईपीसी समझ में आया सभी के। अब जो हमारा सीआरपीसी है उसका नया नाम क्या है, जैसे हमने जो आईपीसी का नाम था उसको क्या नाम दिया, बीएनएस दिया, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका नाम है बीएनएसएस, ठीक है, बीएनएसएस। तो बीएनएसएस क्या है, भारतीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। समझ में आया। तो अब जो इसको अगर तुमसे एग्जाम में पूछ ले बीएनएस क्या है, तो भी तुम्हें किसको लिखना है, सीआरपीसी को लिखना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए बीएनएस क्या है, तो तुम्हें एग्जाम में क्या लिखना है, आईपीसी के बारे में लिखना है। तो अब देखो आईपीसी क्या है, आईपीसी डिफाइन करती है कि ऑफेंस क्या है, उसका पनिशमेंट क्या है। लेकिन जो सीआरपीसी है, प्रोसीजर, नाम समझ में आ रहा होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब क्या है कि कोई भी क्राइम हुआ है तो उसके क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो सारी चीजें, क्या पनिशमेंट का मतलब विधान रहेगा, कोर्ट क्या क्या वो करेगा, वो सारी चीजें। इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर पनिशमेंट, के ये बताता है किस तरह से पनिशमेंट दिया जाएगा जो भी एक ऑफेंस हुआ है अगेंस्ट सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ। इन सिंपल वर्ड्स इस प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर, अगर हम सिंपल भाषा में कहते हैं तो किसके में बारे में बताता है, इट्स प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर्स एंड ट्रायल ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। जो ट्रायल्स चलते हैं उनके बारे में कौन बताता है, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है। तो सीआरपीसी और आईपीसी मैं समझता हूँ यहाँ पर सभी के क्लियर हो गया होगा, सभी के क्लियर है। चलो ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक, जैसे हमें पढ़ना था इंडियन एविडेंस एक्ट, लेकिन हम उसके बाद हमें सीआरपीसी पढ़ना था, लेकिन हमने पहले क्या किया, आईपीसी पढ़ा और उसके फौरन बाद हमने सीआरपीसी पढ़ा ताकि तुम्हें याद रहे। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से बचता है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या होता है, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट कब थी, है ना, 1947 से ब्रिटिश गवर्नमेंट थी पहले से। तो ब्रिटिश राज में 1872 में एक एक्ट पास किया गया जिसको कहा गया इंडियन एविडेंस एक्ट। कि मतलब एक्ट कैसे कलेक्ट होगा और एविडेंस कैसे कलेक्ट होगा, उसकी क्या प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, वो सारी चीजें बात की गई हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो इट डील्स विद लॉ ऑफ एविडेंस की, एविडेंस के बारे में बताता है, वो लॉज डील करता है। एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रिस्क्राइबिंग एनी कोर्ट, तो कोई सा भी कोर्ट हो उसमें क्या प्रोसीजिंग रहेगी, क्या प्रोसीडिंग्स रहेंगी, वो के मतलब क्या प्रोसीजर रहेगा कह सकते हो, उसके बारे में बताता है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। और इस इंडियन एविडेंस एक्ट में बेसिकली पार्ट कितने होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होता है और इसमें 10 चैप्टर है। मतलब जैसे सपोज कर सकते हो 3 वॉल्यूम्स हैं, एक तरीके से कह सकते हो 3 पार्ट हैं और 10 चैप्टर हैं। पार्ट 1 जो है उसमें जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को इंक्लूड किया गया है, और पार्ट 2 जो है उसमें चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 6 आता है। तो पार्ट 1 में कितने चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हो गए, ठीक है। और पार्ट 3 में कितने हो गए, 4 चैप्टर हो गए, और बाकी के जो है, ठीक है,
सॉरी फोर्थ होगा यहाँ पे, ये फोर्थ होगा, 3 चैप्टर थर्ड और फोर्थ होगा, ठीक है, इसको थर्ड और फोर्थ कर लेना ये, ठीक है, थर्ड और फोर्थ। और इसके बाद क्या है, 5th to 10th जो है वो किसके बारे में है, 5th to 10th चैप्टर जो है वो किस में आते हैं, कौन से सेक्शन में आते हैं, सेक्शन थर्ड, पार्ट थर्ड में आते हैं, सॉरी। तो कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो जाते हैं यहाँ पे, और हमारे पास 10 चैप्टर हो जाते हैं, इतना हमें याद रखना है इसमें, इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। अब इसमें जो पार्ट है थोड़ा थोड़ा उनके बारे में, 3 पार्ट है, तो 5 नंबर के अकॉर्डिंग हमारा इतना होना चाहिए कि 5 मार्क्स में अगर आ जाए तो हम कुछ लिख दें। तो पार्ट 1 में क्या करता है, तो इसके पास पार्ट्स ऑफ इंडियन एविडेंस कितने हैं, 3 पार्ट है, हमें याद रखना है, और 10 चैप्टर है। अभी बताया 3 पार्ट और 10 चैप्टर, जिसमें पार्ट 1 में कितने चैप्टर है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इंक्लूड किया गया है। पार्ट 2 में जो है, ठीक है, कितने चैप्टर हैं, 3 और 4th को इंक्लूड किया गया, और पार्ट 3 में कितना है हमारा, 5th to 10th जो है हमारा चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, 10th तक इंक्लूड किया गया है ये। अब इसमें जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में क्या है, रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट। पहले देखो, अब समझने की कोशिश करना, इसमें 3 पार्ट है। पार्ट 1 में बेसिकली क्या होगा कि हम देखते हैं कि ये हमें किससे डील करता है, ये हमें बताता है कि कौन से जो फैक्ट हैं या कौन से एविडेंस हैं जो कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हर हर एविडेंस पे तुम कहोगे, हर फैक्ट को कोर्ट नहीं मानेगा, तुम इंस्टाग्राम की कोई रील ले जाओ तो नहीं मानेगा, ठीक है। तो कोर्ट में क्या है कि ऐसे फैक्ट, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है कि ये कौन से फैक्ट कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो इंपॉर्टेंट किसके लिए या केस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट 1 किसके बारे में बताता है, ये बताता है रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट, मतलब कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है कोर्ट के लिए, टेल्स विच फैक्ट आर इंपॉर्टेंट इन केस, तो ये समझ में आया। और व्हाट फैक्ट दैट कोर्ट कैन लिसन, जो कोर्ट जो चीज इंपॉर्टेंट होगी, मान लो कोई एक्ट है, कोई फैक्ट है, उसी को तो सुनेगा। तो कोर्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो फैक्ट को सुनेगा। तो ये बताता है कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से फैक्ट को कोर्ट सुनेगा। तो ये पार्ट 1 के अंदर आता है। इस पार्ट 1 में बताया, चैप्टर 1 भी है, चैप्टर 2 भी है, उसमें अलग अलग लिखा हुआ है कि कौन से वो सुनेगा, वो हमें नहीं जाना है इतना डिटेल में, ठीक है। अब इसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 किसके बारे में बताता है, पार्ट 2 बताता है कि जो तुमने फैक्ट दिए हैं उन फैक्ट को प्रेजेंट कैसे करोगे। तो उस फैक्ट को प्रेजेंट करने के 2 तरीके होंगे, या तो तुम फैक्ट को प्रोवाइड करोगे ओरली, या तुम फैक्ट को प्रोवाइड करोगे या एविडेंस को प्रोवाइड करोगे रिटनली। मतलब या तो एविडेंस ओरली दिया जाएगा, या एविडेंस कैसे दिया जाएगा, लिख के दिया जाएगा। पहली बात क्या है पार्ट 1 में कि कौन से जो है एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट करेगा, कौन से एविडेंस को या फैक्ट को सुनेगा। लेकिन अब वो सुन रहा है या उस पे उसको उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो कौन से 2 तरीके होंगे, या तो ओरली होगा या फिर क्या होगा, रिटन में। तो ये किसके बारे में बताता है, टेल्स हाउ फैक्ट आर प्रोवाइडेड, कैसे प्रोवाइड कराने हैं। तो या तो ओरली दोगे तुम, या कैसे दोगे, रिटर्न में दोगे। ओरली मतलब कि मस्ट बी डायरेक्ट, तुम्हें जाके डायरेक्ट कोर्ट में गवाही देनी है, जैसे मैंने कहा ना मैं जा रहा हूँ। या फिर गिवन बाय स्पीकिंग, और कैसे दिया जाता है, बोल के दिया जाता है। इसी तरह रिटन एविडेंस, एविडेंस गिवन बाय डॉक्यूमेंटेशन, तो कैसे किस फॉर्मेट में दिया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में दिया जाता है। बाकी जो एविडेंस, जब हम नेक्स्ट चैप्टर से में पढ़ेंगे एविडेंस कितने टाइप के होते हैं, ओरल एविडेंस उसके क्या कॉज हैं, प्रॉन्स हैं, वो सारी चीजें, कॉन एंड प्रॉन्स हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमें याद रखना है किसके बेसिस पे, इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है पार्ट 3। पहले कोर्ट के लिए पता चला कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज पे कोर्ट डिसीजन देगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा, और उसको एक्सेप्ट करने का प्रोसेस क्या है। लेकिन अब तीसरी बात आती है कि मान लो तुमने कोई कोर्ट को दिया, तो अब जो कोर्ट है वो उस फैक्ट को जज कैसे करती है। मान लो कोई रेप का केस लगाया किसी ने जाके कहा कि इसने मेरे साथ रेप किया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब जिसने रेप किया है वो सपोज करो इनोसेंट है, कि भाई उसने नहीं रेप किया, उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए गए, झूठ बोला गया। तो अब उसके ऊपर क्या है कि उसको खुद को प्रूफ करना है कि मैंने ये काम नहीं किया। तो उसको ऊपर उसको कहा जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब जो जिसने गुनाह नहीं किया है और उसको क्या करना है, प्रूफ देना है। तो उसको कहा जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ समझ में आया कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसे कहते हैं, कि मतलब जिसने गुनाह नहीं किया लेकिन उसको अपनी सफाई पेश करनी है। तो ये सब चीजें किसमें आती हैं कि कोर्ट अब उस एविडेंस को कैसे जज करता है, वो सारी चीजें आती है पार्ट 3 में। तो प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, जो तुमने दिया उसको, उसका क्या प्रोडक्शन रहा, या फिर कोर्ट को वो कैसे जज करता है, वो सारी चीजें में आती हैं। टेल्स हु हैव टू प्रूव द फैक्ट, अब ये भी बताता है कि किसको फैक्ट देना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ अभी बताया कि मान लो रेप के चार्जेस लगे हैं किसी पे, लेकिन उसने नहीं किया, तो उसके ऊपर बर्डन आ जाता है कि उसको प्रूव किया जाए। या फिर विटनेस को, है ना। तो विटनेस से किस तरह से आता है,
कि भाई उसको कैसे कोर्ट एविडेंस को जज करती है कि विटनेस ने क्या दिया। और कोर्ट क्या करता है, ऐसा नहीं कि तुमने जाके कुछ बोला और कोर्ट ने पूछ लिया। देखा होगा ना, वकील जो है, लॉयर जो है, वो एग्जामिनेशन भी करते हैं और वो क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह भी करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें 3 पार्ट हो जाते हैं और 10 चैप्टर होते हैं। तो तुम्हें इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना था। इंडियन एविडेंस एक्ट में इतना याद रखोगे मोर देन सफिशिएंट रहेगा। तो आज के लिए हमारे चैप्टर नंबर 5 जो है 15 अगत तंत्र का कंप्लीट हो जाता है।